नमस्ते व्यूअर्स। मध्यकाल में मंगोल सेना बिबोनिक प्लेग के विक्टिम्स को बायोलॉजिकल अटैक के लिए इस्तेमाल करते थे। अक्सर वो उनके डेड बॉडी को फॉर्माइट्स के तौर पे काफा किले की दीवार पे चुनवाया करते थे, जो कि आज यूक्रेन में मौजूद है, या तो फिर उन्हें कैटापुल्ट से बांध के आम जनता के ऊपर फायर करते थे। ये जगह क्रीमियन पेनिसुला का एक हिस्सा है, जो कि समुद्री व्यापार का एक सेंट्रल हब हुआ करता था। मंगोल सेना के इस नापाक इरादे से बच के कई लोग जहाज के सहारे इटली चले आए। 1347 यूरोप में हुआ ब्लैक डेथ पैंडेमिक का मेन रीजन इसे ही माना गया है। कई इतिहासकार इस घटना को दुनिया का पहला बायोलॉजिकल वॉरफेयर मानते हैं। तो दोस्तों, आज के इस नॉलेजेबल वीडियो में हम बायोलॉजिकल वेपन और बायोलॉजिकल वॉरफेयर के ऊपर डिटेल्स में जानने वाले हैं। पर वीडियो को शुरू करने से पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में उस बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं। बायोलॉजिकल वॉरफेयर और बायोवेपन, इन दो शब्दों को पहली बार 1899 और 1940 में रेस्पेक्टिवली दो माइक्रोबायोलॉजिस्ट पॉल विलियमैन और पॉल फिल्स के द्वारा यूज किया गया था। अगर हम इन दो वर्ड से बायो को निकालें तो इसका मतलब हिंदी में जैव होता है। इंसान इसको इस्तेमाल करके एक ऐसा हथियार बनाने में लगा है जिसको कि हम बायो वेपन बुलाते हैं, और इसे लेकर दुनिया भर में जो वॉर शुरू होता है उसे हम बायोलॉजिकल वॉरफेयर कहते हैं। ये बायोलॉजिकल वेपन एक ऐसा हथियार है जो कि बिना किसी शोर शराबे के पूरे मानव जाति को दुनिया से मिटाने का ताकत रखता है। ये वेपन एक स्लो पॉइजन जैसा काम करता है, जो कि किसी भी मीडियम यानी पानी, हवा और खाने की चीजों से, यहाँ तक कि बॉडी कांटेक्ट से भी ह्यूमन बॉडी में एंटर करके की तकलीफें देने के बाद अंत में इंसान को मार ही डालता है। और इसे इस तरह से भी डिजाइन किया जाता है ताकि ये ह्यूमन बॉडी के एक स्पेसिफिक पार्ट को डैमेज कर सके। हर एक देश का मजबूत नींव होता है उसके देश के नागरिक। तो कई देश अपने दुश्मन देशों को रास्ते से हटाने के लिए इस खतरनाक वेपन का इस्तेमाल पास्ट में कई बार कर चुके हैं, जिसको कि हम आगे जानने वाले हैं। कई देश इस हथियार को अपने सीक्रेट लैब में बनाते हैं, जहाँ पे कुछ गिने चुने साइंटिस्ट जीन एडिटिंग के जरिए कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जीन स्ट्रैंड्स में हेराफेरी करने के बाद एक ऐसे नए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पैदा करते हैं जो कि इंसानी शरीर के ऊपर कई डिजीज पैदा कर सकता है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक 2020 में शुरू हुआ कोविड पैंडेमिक एक बायोलॉजिकल वेपन है, जो कि चीन के वुहान शहर में स्थित एक लैब से जन्मा था। अगर ये रिपोर्ट सच है तो कोविड पैंडेमिक से आप ये आंक सकते हैं कि बायो वेपन कितना खतरनाक हो सकता है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये कई मीडियम देकर ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है। इसका कोई स्पेसिफिक बाउंड्री या तो कोई लिमिटेशन नहीं होता है। आप इसको एक्टर सूर्या की 2011 की फिल्म 7 ओम अरिबूम के इस सीन से समझ सकते हैं, जहाँ पे चीन का एक एजेंट एक डॉग के बॉडी में वायरस इंजेक्ट करता है और देखते ही देखते ये बहुत ही इजीली स्प्रेड हो जाता है। अगर हम पास्ट के कुछ बायोलॉजिकल वॉरफेयर के ऊपर बात करें तो सबके जुबान पर जापानीज यूनिट 731 का जिक्र सबसे पहले आता है। असल में सीनो जापानीज वॉर के वक्त इंपीरियल जापानीज आर्मी ने चीन के मांचुरिया में अपना एक सीक्रेट लैब बनाया था, जहां पे कई देशों के लोगों को प्रिजनर बनाकर उनके बॉडी में कई एक्सपेरिमेंट किया जाता था, और इस एक्सपेरिमेंट के पीछे का मकसद था बायो वेपन। इस एक्सपेरिमेंट में उनके बॉडी में कई डेडली डिजीज के वायरस को इंजेक्ट किया जाता था, जैसे कि एंथ्रेक्स, प्लेग और कोलेरा। इसके बाद उनके ऊपर फायरिंग, डेडली गैस छोड़ने के साथ साथ फ्रोस्ट बाइट टेस्ट किया जाता था, जहां पे उनके बॉडी को बर्फ में जमाने के बाद गर्म पानी में डुबाया जाता था। वो इस एक्सपेरिमेंट से ये नोट करते थे कि वायरस इंजेक्ट करने के बाद उनका बॉडी आउटर टॉर्चर को किस हद तक सह सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस एक्सपेरिमेंट यूनिट में हर एक प्रिजनर का लाइफ स्पैन सिर्फ 1 वीक ही होता था। जापान ने अपने बायो वेपन को बनाने के लिए सिर्फ यही एक यूनिट नहीं बनाया था, इस तरह के कई और यूनिट भी बनाया था, जैसे यूनिट 100, यूनिट 516 और यूनिट 162 इत्यादि। कहा जाता है कि जापान ने एक बायो वेपन बना लिया था और वो इसका इस्तेमाल यूएसए के ऊपर 22 सितंबर को करने वाला था, पर उससे पहले यूएसए ने 6 और 9 अगस्त 1945 को जापान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर दिया। उस समय में बायो वेपन को बनाने का भूत सबके ऊपर सवार था, और इसका झलक हमें द कोल्ड वॉर में भी देखने को मिला था। असल में ये वॉर कोई आर्मी या तो कोई गोला बारूद से नहीं हुआ था, बल्कि ये वॉर
दो देश यूएसए और सोवियत यूनियन के आपसी अनबन को लेकर एक टेंशन और डर का माहौल था, जो कि 1947 से लेकर 1991 तक चला था। उनके बीच अनबन का मेन रीजन था उनके विरोधी विचारधारा। जहाँ पर यूएसए चाहता था कि दुनिया लोकतंत्र अपनाए, वहाँ पे सोवियत यूनियन चाहता था कि दुनिया साम्यवाद को अपनाए। दो देश इतने शक्तिशाली थे कि अगर उनके बीच वॉर होता तो उनका देश दुनिया के नक्शे से कहीं गायब हो जाता। तभी उन्होंने बायो वेपन का रास्ता अपनाया, जिसके सहारे वो बिना किसी नुकसान को सहे अपने अपने दुश्मन को मिटा सके। इसके लिए उन दो देशों ने के लैब बना के इन्फेक्शियस एजेंट्स और टॉक्सिन्स के पोटेंशियल के ऊपर रिसर्च और एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने जिन जिन बायो वेपन को बनाया वो उनकी वैक्सीन को बनाने के लिए पूरी तरह से खिलाफ थे। पर एक ऑर्गेनाइजेशन BWC यानी द बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन ने 1972 में दो देशों को नोटिस भेज के उनके रिसर्च लैब को सीज करने के साथ साथ बायो वेपन ना यूज करने को वार्निंग भी दिया। अगर हम 2001 के द एंथ्रेक्स अटैक इंसिडेंट के ऊपर नजर डालें तो सितंबर 11 अमेरिका के ऊपर टेररिस्ट अटैक होने के बाद अक्टूबर में यूएसए के मेजर मीडिया हाउस जैसे ABC, CBS और NBC न्यूज चैनल और कई पॉलिटिकल फिगर्स को कुछ सस्पिशियस लेटर्स पोस्ट किया जाता है। पर उन सब लेटर्स के अंदर एंथ्रेक्स के स्पोर्स को कुछ इस तरह से रखा गया था कि अगर कोई भी इंसान उसके एनवेलप को ओपन करे तो वो पर्सन हेवीली एंथ्रेक्स से इन्फेक्टेड हो जाता, और कुछ ऐसा ही हुआ। इन लेटर्स के वजह से 22 लोग सीवियरली इन्फेक्टेड हुए और 5 लोगों का ऑन द स्पॉट ही मौत हो गया। इन लेटर्स को किसने और किस पर्पस के लिए भेजा था ये अभी भी एक मिस्ट्री बन के रहा है। पर जब भी बायो वेपन अटैक्स के ऊपर स्टडी किया जाता है तो इस इंसिडेंट का जिक्र जरूर होता है। पर यहाँ पे मैं बायोलॉजिकल वॉरफेयर और बायो वेपन के कॉन्टेक्स्ट में एक केमिकल अटैक के ऊपर बात करना चाहूँगा, क्योंकि केमिकल वेपन और बायो वेपन में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि केमिकल वेपन में केमिकल एजेंट का इस्तेमाल किया जाता है, पर डिस्ट्रक्शन हमें बायो वेपन जैसा ही मिलता है। और इसका एक एग्जाम्पल है 1995 में हुआ द टोक्यो सबवे सेरिन अटैक, जहाँ पे एक कल्ट ओम श्रीनिक्यो के मेंबर्स ने टोक्यो सबवे के 3 जगह पे प्लास्टिक बैग से भरे सेरिन गैस को लेकर पंक्चर कर दिया, जिसके वजह से 13 लोगों का मौत हो गया और 1000 लोगों ने सेरिन गैस के साइड इफेक्ट्स को फेस किया। इसके पीछे का मास्टरमाइंड ओम शिनरिक्यो कल्ट का फाउंडर सोको आसारा था। उसने ये अपने रिलीजियस बिलीफ और लोगों के अंदर डर पैदा करने के लिए किया था। अगर हम CDC यानी सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के द्वारा बायो वेपन एजेंट को लेकर किया गया कैटेगराइजेशन के ऊपर नजर डालें तो उन्होंने इसे 3 पार्ट में उन सब एजेंट के पोटेंशियल ऑफ डिस्ट्रक्शन को लेकर किया है, जहां पे ये दर्शाता है कि कैटेगरी A के एजेंट बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन करते हैं और कैटेगरी B A के मुकाबले थोड़ा कम। और कैटेगरी C में उन सब एजेंट को रखा गया है जिनके ऊपर थोड़ा बहुत जीन एडिटिंग करके उन्हें कैटेगरी A में लाया जा सकता है। बायो वेपन के पैरासाइट को कई देशों ने नोटिस किया, तभी 1972 में BWC यानी द बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन का निर्माण किया गया, जिसका मोटिव ये था कि पूरे दुनिया में सीक्रेटली चल रहे बायो वेपन लैब और उसके मिसयूज के खिलाफ आवाज उठाना और एक्शन लेना। इस संस्था से करेंटली 183 देश जुड़े हुए हैं। इतने तामझाम के बावजूद 2022 में रसिया ने यूएनएस सिक्योरिटी काउंसिल के एक मीटिंग में, जो कि जेनीवा में हुआ था, वहां पे ये एलिगेशन लगाया था कि यूक्रेन में ऐसे कई लैब हैं जहां पे बायो वेपन बनाए जाते हैं और इस सब में यूक्रेन को यूएसए मदद कर रहा है। हालांकि यूएसए ने सारे आरोपों को झूठ और बेबुनियाद बताया था। बायो वेपन हमारे वर्ल्ड हिस्ट्री का एक ऐसा डार्क चैप्टर है जो कि कई बेजुबानों का मौत का वजह बना है। बायो वेपन सिर्फ जान नहीं लेता, बल्कि ये एक देश का आर्थिक स्थिति भी एक चुटकी में गिरा देता है। ये हर एक लिविंग बींग्स के हेल्थ को अफेक्ट करने के साथ साथ इनवर्सली भुखमरी को भी फैलाता है। सो हमारा यहाँ पे ये जिम्मेदारी बनता है कि हम सब एक साथ इस वेपन के खिलाफ आवाज उठाएं, ताकि हमारा आने वाला फ्यूचर सही सलामत रह सके। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हंग्री, स्टे फुलिश।